देखिए बेटा, आज हम लोग कर रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ की सेकंड एक्सरसाइज। और सेकंड एक्सरसाइज से रिलेटेड मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज पहले बता देता हूँ। हालांकि आपने कुछ फॉर्मूलाज इनमें से 10th में पढ़े भी हुए हैं। जैसे मान लीजिए कोई एपी आपके पास है, तो उस एपी का आपको एक पर्टिकुलर टर्म पता करना है, उसे हम nth टर्म से रिप्रेजेंट कर देते हैं, दैट इज़ द nth टर्म। और nth टर्म का जो सिंबल है वो होता है जनरली an, या फिर हम उसे टी एन से भी लिख देते हैं। टी एन थोड़ा सा मतलब ज़्यादा अच्छा लगता है, लाइक nth टर्म, तो टी एन ज़्यादा सिग्निफिकेंट टाइप लगता है। तो टी एन का जो फॉर्मूला है या फिर ए एन का जो फॉर्मूला है, nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है बेटा, वो तो हमारे पास a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इसका फॉर्मूला रहा करता है, ठीक है ना। ए हमारा फर्स्ट टर्म कहलाता है, डी कॉमन डिफरेंस है, और एन हमारा नंबर ऑफ टर्म। जैसे मान लीजिए कोई एक सीरीज़ है हमारे पास 3, 7, 11, 15 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। तो यहाँ देखिएगा, इन दोनों टर्म्स में 4 का डिफरेंस है, इन दोनों टर्म्स में भी 4 का डिफरेंस है, और इन दोनों टर्म्स में भी 4 का डिफरेंस है। तो आप ये कह सकते हैं कि एक एपी है, ये एक एपी है। इसका जो फर्स्ट टर्म है उसका सिंबल बेसिकली ए होता है। हालांकि आप इसे T1 भी कह सकते हैं, कुछ जगहों पर हो सकता है हम इसे T1 से भी रिप्रेजेंट करें, हो सकता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें कॉमन डिफरेंस के बारे में, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है, लाइक 7 में से आप 3 माइनस करें तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल रहा है इसमें 4, तो कॉमन डिफरेंस इसमें 4 का हो गया। अच्छा, एक बात और, कुछ बच्चे एन में और टी एन में बड़े कंफ्यूज रहते हैं, है ना। तो एन और टी एन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन खत्म करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप इस सीरीज़ पे ध्यान दीजिएगा, इस सीक्वेंस पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो फोर्थ नंबर का टर्म है, देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो जो फोर्थ नंबर का टर्म है, इस टर्म के लिए एन की वैल्यू तो 4 है क्योंकि फोर्थ नंबर का है, और इस टर्म की वैल्यू 15 है। तो इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हो कि टी एन इज इक्वल टू 15, मतलब एन तो वो है जिस नंबर का वो टर्म है, दैट इज एन, और उसकी जो वैल्यू है वो है आपका टी एन, ठीक है ना। इन दोनों में कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा टी एन है कौन सा एन है, तो थोड़ा सा ये चीज़ क्लियर करके चलिएगा। एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्म, जिस नंबर का वो टर्म है, और टी एन का मतलब उस टर्म की जो वैल्यू है वो आपकी टी एन कहलाती है, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई। तो अगर आपको इस सीक्वेंस का या फिर इस सीरीज़ का आपको nth टर्म पता करना है, तो nth टर्म का फॉर्मूला है टी एन का a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आपका टी एन का फॉर्मूला कहलाता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अच्छा, कई बार क्या होगा कि आपको एन टर्म्स का सम भी यूज़ करना पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला होता है एस एन। एस एन का फॉर्मूला रहता है बच्चों n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला है, n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन तो खैर आपको बताइए, जैसे उन्होंने बोला कि 100 टर्म्स का सम पता करिए, तो एन की वैल्यू तो 100 हो गई। ए आपको बताइए फर्स्ट सम कहलाता है, डी हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया, और मान लीजिए उन्होंने बोला भाई 10 टर्म्स का सम पता करिए, तो एन की वैल्यू 10 हो गई। तो जो भी टर्म बोलें एन की वैल्यू वो हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो एस एन का एक ये फॉर्मूला रहता है, एस एन मतलब कि सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है। एन टर्म्स का सम, 10 टर्म का सम, 20 टर्म का सम, 50 टर्म का सम, कितना भी हो सकता है, ठीक है। एक ही कंडीशन हो गई। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे भी देखने को मिल सकते हैं जिसमें आपको एन टर्म्स का सम निकालना होगा और आपको लास्ट टर्म पता होगा, तो उस केस में आप फॉर्मूला लगा सकते हो एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। अगर लास्ट टर्म पता है, एल मतलब कि लास्ट टर्म, तो आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैं बताता जाऊँ, थोड़ा सा नोट डाउन करते चले जाइएगा। हालांकि जब मैंने इसका सॉल्यूशन किया है तो उसमें सारी बातें वहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, कई बार क्या होता है ऐसे कि बोल देते हैं भाई 3 टर्म्स हैं, लाइक ए, बी एंड सी, ये 3 टर्म्स हैं, ये ए पी में है। अगर ये ए पी में है तो इनमें एक रिलेशन होता है, और इनमें जो रिलेशन होता है वो होता है बेटा 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, ठीक है ना। अगर 3 टर्म्स ए बी सी ए पी में है तो इनमें रिलेशन होता है 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, मतलब कि बीच वाले टर्म का ट्वाइस, मिडिल टर्म का ट्वाइस इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये एक रिलेशन इनमें रहा करता है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अच्छा, एक बात और, जैसे मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 4, एक नंबर है 10, आपको इन दोनों नंबर्स के बीच में आपको एक अर्थमेटिक मीन पता करना है, ठीक है ना। एक अर्थमेटिक मीन आपको बीच में पता करना है इनके, तो आप क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे कि आप दोनों नंबर्स को ऐड करके 2 का डिवाइड कर देंगे, मतलब कि 4 प्लस 10/2, दिस इज द अर्थमेटिक मीन, मतलब कि 7 निकल कर आ जाएगा। तो कभी भी आपको दो नंबर्स के बीच में अर्थमेटिक मीन पता करना है तो आप क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो इसे अर्थमेटिक मीन भी कह देते हैं, सिंपली इसको मीन भी कह देते हैं, आप इसे एवरेज भी कह देते हैं। तो दो नंबर्स का अगर आपको एवरेज निकालना है तो दोनों को ऐड करिए और 2 का डिवाइड कर दीजिए, तो आपको उनका एवरेज,
मीन या अर्थमेटिक मीन पता चल जाएगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, ये कुछ बातें हो गई। अच्छा, एक चीज़ और समझिएगा ज़रा। मान लीजिए आपके पास एक सीरीज़ है, लाइक 10 है, ना 10 नहीं लेते, 8 है मान लीजिए, उसके बाद 15 है, उसके बाद 22 है, एंड सो ऑन, ठीक है ना। और लास्ट में जाके मान लीजिए आपको कोई भी टर्म मिल गया लाइक 201। अब उन्होंने बोला कि आप लास्ट से पीछे की साइड से 10वां टर्म पता करिए क्या होगा, है ना। व्हाट विल बी द 10th टर्म फ्रॉम द लास्ट, फ्रॉम द एंड से आपको और कोई भी टर्म पता करना है तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे बेटा इसमें L माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर आपको एंड से कोई भी टर्म निकालना है, लास्ट से कोई भी टर्म निकालना है, तो L तो यहाँ पर लास्ट टर्म हो गया, एन जो भी नंबर का टर्म आपको निकालना है वो हो गया, और डी तो खैर हमारा कॉमन डिफरेंस है ही। तो ये बेसिकली फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है अगर आपको लास्ट से कोई भी टर्म निकालना हो तो। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात इसमें भी है नहीं, ठीक है। अब चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा क्लियर करते चलेंगे बाकी सारी चीज़ें। देखिए पहला क्वेश्चन है, राइट द 10th टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। आपको इस सीरीज़ का 10th टर्म पता करना है, ठीक है ना। तो देखिए मैंने क्वेश्चन किया होगा ये वाला, 10th टर्म आपको पता करना है। तो पहले मैंने यहाँ पे सीरीज़ लिख दी, -3 -2 होल नंबर 1/4 -1 होल नंबर 1/2 -3/4 एंड 0, ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट टर्म तो हमारे पास -3 है। अगर कॉमन डिफरेंस की बात करें तो कॉमन डिफरेंस इस नेक्स्ट टर्म में से आप प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर देते हो तो आपको कॉमन डिफरेंस पता चल जाता है। तो इसका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा -2 होल नंबर 1/4 -3। याद रखिएगा कि आपको नेक्स्ट टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करना होता है तो आपको कॉमन डिफरेंस पता चलता है। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आएगा -2/4 -3। तो -2/4 का मतलब हो गया हमारे पास -9/4, और आप -3 को माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब कि +3 हो जाएगा ये। तो -9/4 +3 करेंगे, -9/4 +3 करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 4 3 12, -9 + 3 मतलब कि 4 3 12, तो -9 + 12 मतलब कि 3/4 इज द कॉमन डिफरेंस। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया। अब ना बोला आप इसका 10th टर्म पता करिए, बताइए T10 या फिर A10, ठीक है ना। T10 या फिर A10, ये बेसिकली इसका सिंबल कहलाता है। मैं लिख भी दिया यहाँ पर T10 या और A10, ठीक है ना। तो आपको 10th टर्म पता करना है तो फॉर्मूला लगा दिया हमने A + n-1 इंटू डी। तो बेटा A क्या था हमारे पास -3, और आपको 10th टर्म पता करना है तो 10-1 इंटू डी। डी हमारे पास कितना था, अभी हमने निकाला था 3/4, ठीक है। तो -3 10-1 हो गया 9, 9 इंटू 3/4, तो 9 का 3 से मल्टीप्लिकेशन हो गया, 9 3 27/4, एलसीएम लेकर सॉल्व कर लिया तो आपको मिल गया 15/4। इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया जो कि हमको मिल गया 3 होल नंबर 3/4। तो हो गया बेसिकली इसका सॉल्यूशन 10th टर्म, ठीक है। इसके बाद देखिए बेटा हमारे पास जो इसका सेकंड पार्ट है वो है √3, √12, √27, √48 एंड सो ऑन। आपको इसका भी 10th टर्म फाइंड आउट करना है। देखिए √3 तो खैर अपने पास √3 है ही। अगर हम √12 के बारे में बात करें तो √12 को हम फैक्टराइजेशन करने के बाद ऐसे लिख सकते हैं 2 से 6 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स और 3 से 1 टाइम। तो देखिए 2 का तो पेयर यहाँ पर बन गया, आपको 12 का रूट लेना है तो 2 का पेयर बन गया, तो 2 जिसका पेयर बन गया वो एक बार लिख जाएगा। और क्योंकि √3 का पेयर नहीं बना है तो आप इसे √3 में लिखेंगे। इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं कि आप √12 को 2√3 लिख सकते हैं। इसी तरीके से ध्यान दीजिएगा √27 की बात करेंगे। √27 को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर 3 का डिवाइड करेंगे तो ये हो गया बेटा 9 टाइम्स, फिर 3 से करेंगे तो 3 टाइम्स, और 3 से 1 टाइम हो गया। तो यहाँ पर 3 की पेयरिंग हो गई, तो 3 की पेयरिंग हो गई तो जिसकी पेयरिंग हो गई वो नंबर एक बार लिखा जाएगा, और जो अनपेयर्ड रह गया उसे आप रूट के अंदर लिख देंगे, तो इट विल बी लाइक 3√3। तो मतलब √27 कैन बी रिटेन एज 3√3। इसी तरीके से आप √48 को भी लिखेंगे तो हो जाएगा 4√3। तो कुल मिला के सारे नंबर आप इस तरीके से लिख लेंगे, पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में लिख लेंगे आप इनको, ठीक है। ये देखिए √3, √12, √27 था ना, तो √3 तो खैर √3 है ही, इसको हमने लिख लिया बेटा। देखिए 2√3, उसके बाद जो अगला नंबर था √27 उसको लिख लिया 3√3। इस तरीके से हमने इसको मेंशन कर लिया किसी दूसरे फॉर्म में। आपको इसका 10th टर्म पता करना है तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट टर्म की बात करते हैं। फर्स्ट टर्म ए हो गया तो फर्स्ट टर्म तो √3 है। कॉमन डिफरेंस की बात करें तो कॉमन डिफरेंस के लिए आप नेक्स्ट टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर देते हो तो आपको कॉमन डिफरेंस पता चल जाता है। तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो आएगा 2√3 माइनस √3। तो जब आप 2√3 में से √3 को माइनस कर देंगे तो आपको √3 मिल जाएगा, ये आपका कॉमन डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा दिया हमने A + n-1 इंटू डी।
ठीक है। तो ए हमारे पास हो गया √3, ठीक है। कॉमन डिफरेंस भी √3 हो गया, और n माइनस मतलब कि 10 माइनस 1 बिकॉज दे वर आस्किंग 10th टर्म, तो हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो √3 हमारा देखिए एज इट इज़ है, ये लिखा हुआ है, 10 माइनस मतलब 9 हो गया, तो ये हो गया 9√3। देखिए √3 का मतलब है बेटा, देखिए 1√3, खाली √3 लिखा हुआ है, इसका मतलब दिस इज 1√3 एक्चुअली। तो 1√3 और 9√3 मिलकर हो जाएगा 10√3। 10√3 को आप √300 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप 300 को प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे तो आपको 10√3 ही मिलेगा, ठीक है। 2 से देखिएगा 150 टाइम्स हो जाएगा, ये 2 से हमारा 75 हो जाएगा, फिर 3 से 25 हो जाएगा, और 25 आ गया, 25 को करेंगे आप 5 से, तो 5 से 5 टाइम हो जाएगा, फिर ये 5 से 1 टाइम हो जाएगा, ठीक है ये वाला। तो देखिए 2 का पेयर बन गया, इस वाले 3 का पेयर नहीं बना, और ये दोनों 5 का पेयर बन गया। तो जिसका पेयर बन गया एक ही बार लिखा जाएगा, लाइक मतलब टोटल में 300 के फैक्टर्स लिखने चाह रहा था ना, तो ये हो गया हमारे पास 2 और ये 5, तो 2 5 10, और 3 का पेयर नहीं बना तो 10√3। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो √300 है उसको हम लोग 10√3 भी लिख सकते हैं। तो इसका हमारा 10th टर्म ये निकल कर आ गया, ठीक है। इतना था इसका सॉल्यूशन। इसके बाद देखिए हमारे पास जो अगला सवाल है बच्चे, वो है फाइंड द 7th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ दिस सीक्वेंस। आपको एंड से इसका 7th टर्म फाइंड आउट करना है, फ्रॉम द एंड। तो अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, एंड से अगर आपको कोई भी टर्म पता करना है तो आप फॉर्मूला लगाएंगे L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, दिस फॉर्मूला विल बी अप्लाइड। L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, L मतलब कि लास्ट टर्म, D मतलब कि कॉमन डिफरेंस, और n तो खैर नंबर ऑफ टर्म है ही। तो इस सवाल में फर्स्ट टर्म तो हमारे पास -5 है, अगर कॉमन डिफरेंस की बात करें तो -2 -5, -2 में से -5 को माइनस कर दीजिए, तो हो जाएगा -2 + 5, -2 + 5 मतलब कि 3, ये इसका कॉमन डिफरेंस हो गया। तो कॉमन डिफरेंस भी आ गया, ए आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, और एन की वैल्यू बेटा हमारे पास 7 है, क्योंकि वो हमसे पूछना है 7th टर्म फ्रॉम द एंड। तो L माइनस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और इसका हम सॉल्यूशन फटाक से निकाल लेंगे। देखिए ये रहा, ये हो गया L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया nth टर्म फ्रॉम द एंड का फॉर्मूला। आपको पता करना था 7th टर्म, हाँ मैंने यहाँ पर 10th टर्म निकाल दिया है, थोड़ा ध्यान नहीं रहा, आपको 7th टर्म निकालना था। कोई दिक्कत नहीं, मैंने 10th टर्म निकाल दिया, तो इनके ऊपर 10 डाल दिया। आप 7 टर्म पे पता करेंगे तो इनके ऊपर 7 डाल देंगे। तो L मतलब कि 85 माइनस n माइनस 1, क्योंकि मैं 10th टर्म ऑब्टेन कर रहा हूँ तो इसलिए 10 माइनस 1, और D बेटा हमारे पास अभी हमने कैलकुलेट भी किया था, -2 से हमने -5 को माइनस किया तो हमें 3 मिला था ये। तो हो गया 10 माइनस 1 मतलब कि 9, 9 3 27, 85 माइनस 27 करेंगे मतलब कि 58 विल बी द आंसर। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात इसमें बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले सवाल पर, जो कि है 3rd वाला क्वेश्चन। देखिए उन्होंने क्या बोला, विच टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, हमको एक सीक्वेंस दिया हुआ है, विच टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। नेगेटिव, नेगेटिव मतलब लेसर देन जीरो, है ना। किस नंबर का टर्म, पहला टर्म ऐसा होगा, किस नंबर का होगा वो जो कि नेगेटिव निकल कर आएगा। देखिए बातें दो होती हैं, दो तरह की सीरीज होती हैं, होते हैं डाइवर्जेंट, एक होते हैं कन्वर्जेंट। तो डाइवर्जेंट में क्या होता है, ऐसे मान लीजिए 2 हुआ, फिर 4 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 10 आ गया, एंड सो ऑन। आप देख सकते हैं इसकी सीरीज़ के टर्म्स की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, तो इसे बुलाया जाता है बेटा डाइवर्जेंट सीरीज़, ठीक है ना। कई बार क्या होता है, कुछ सीरीज़ इस तरीके की भी हो सकती है, लाइक 10 नहीं 100 ले लेते हैं, 100 96 92 88, है ना, इस तरीके की भी सीरीज़ हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि इस सीरीज़ के टर्म्स की वैल्यू कम होती चली जा रही है, तो इसे बोलते हैं हम लोग डाइवर्जेंट सीरीज़, कन्वर्जेंट सीरीज़। जिसके टर्म्स की वैल्यू बढ़ती चली आ रही है वो कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट हो गई। वापस से बात रिपीट करता हूँ, जिस सीक्वेंस के टर्म्स की वैल्यू बढ़ती चली आ रही है वो डाइवर्जेंट है, और जिसकी टर्म्स की वैल्यू कम होती चली आ रही है वो कन्वर्जेंट है। तो ये कन्वर्जेंट सीरीज़ है। अभी कन्वर्जेंट सीरीज़ है, इसके टर्म्स की वैल्यू कम होती चली जा रही है, तो आते 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 एक ऐसा भी टर्म आएगा जब इसकी टर्म्स की वैल्यू लाइक 0 भी पहुँचेगी, है ना, 0 से कम भी पहुँच जाएगी। भाई टर्म्स की वैल्यू कम होती चली आ रही है, तो कम होती जा रही कोई लिमिट अगर नहीं है तो पक्का एक कंडीशन ऐसी आएगी ही आएगी जब इसकी टर्म्स की वैल्यू 0 से कम हो जाएगी, तो उस केस में से बोला जाएगा भी नेगेटिव टर्म हो गया। अब उन्होंने बोला कि इस सीरीज़ के किस टर्म की वैल्यू जो होगी वो किस टर्म की, नंबर ऑफ टर्म बताइए, फर्स्ट नेगेटिव टर्म जो होगा उसकी आप उसका नंबर बताइए, विच टर्म ऑफ द सीरीज विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। हम मान लेते हैं इसका जो nth टर्म होगा Tn वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, और नेगेटिव टर्म मतलब लेसर देन 0। हमने सपोज कर लिया कि इस सीरीज़ का जो nth टर्म होगा वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, मतलब Tn
इज लेसर देन जीरो। भाई नेगेटिव बोला है तो लेसर देन जीरो हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशन है, हमने मान लिया कि सीरीज का nth टर्म जो होगा फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, और वही n ही आपको पता करना है कि कौन से नंबर का टर्म वो होगा, है ना। ये क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए रहा, ठीक है। देखिए हमारे पास सीरीज़ है और ये हमारे पास ए है इसका 19, और जो इसका कॉमन डिफरेंस है वो हम निकाल लेंगे 91/5 माइनस 19 करके। तो हमने एलसीएम लेना होगा यहाँ पर, 91/5 माइनस 19 करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 5 का 90 से मल्टीप्लीकेशन, 19 5 95, इट विल बी लाइक 91 माइनस 95/5, मतलब कि -4.5 इज द कॉमन डिफरेंस। आपको पता करना है विच टर्म ऑफ दिस सीरीज विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। हमने मान लिया कि टी एन विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, मतलब कि टी एन इज लेसर देन जीरो, ठीक है। टी एन का फॉर्मूला लगा दिया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, लेसर देन जीरो समझ गए होंगे आप, क्योंकि नेगेटिव टर्म की बात करिए तो लेसर देन जीरो। अगर यही क्वेश्चन उल्टा दे दिया जाए, विच टर्म ऑफ दिस सीरीज विल बी द फर्स्ट पॉजिटिव टर्म, तो वहाँ पर टी एन विल बी ग्रेटर देन जीरो लेकर चलेंगे। भी पॉजिटिव की बात करें तो ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। अच्छा तो देखिएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज लेसर देन जीरो, ए का मतलब हो गया 19, एन आपको पता करना है, और डी कितना निकल कर आया बेटा, देखिएगा -4/5, तो डी के प्लेस पे लिख दिया -4/5, ठीक है ना। यहाँ मल्टीप्लाई जोड़ लाएगा दोनों के बीच में, ओके। चलिए आपको एन पता करना है, सबसे पहले काम करते हैं 19 को उधर लेके चले जाते हैं, तो 19 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा -4/5 इंटू एन माइनस वन इज़ लेसर देन -19, ठीक है ना। अब एक बात नोटिस करिएगा, देखिए माइनस से माइनस हम काट सकते हैं। अच्छा एक बात समझिएगा, देखिए -6 और -3 में कौन बड़ा है, -3 बड़ा है। अगर हम माइनस से माइनस कैंसिल कर दें तो हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, अब ये बड़ा हो जाएगा। मतलब माइनस से माइनस अगर आप कैंसिल कर रहे हो दोनों साइड, तो आपको साइन को कन्वर्स कर देना है, साइन को रिवर्स लगा देना है, ये बात याद रखिएगा, है ना। ये बात बहुत क्लियर है, ध्यान रखिएगा ये चीज़। तो माइनस से माइनस बेटा यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो ये बीच वाला साइन जो होगा वो रिवर्स हो जाएगा, इट विल बी लाइक ग्रेटर देन, ओके। तो 4.5 n माइनस वन इज़ ग्रेटर देन 19। अब एक काम कर सकते हैं, आपको n पता करना है, तो इस 5 का इधर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, और ये जो 4 है इस 4 का यहाँ पर डिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला जो 4 दिख रहा है, ये वाला 4, ठीक है। ठीक है, देखिए ये चीज़ निकल कर आ गई। अच्छा अब देखिए 19 5 95, 95 नीचे हो गया 4, तो 95/4 हो गया ये, और ये जो 1 है ये वाला 1 इस साइड जाके माइनस था, इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 95/4 प्लस 1। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो 95 प्लस 4 1 ज़ा 4/4, तो हो गया 95 प्लस 1 मतलब 99/4 इज़ एन, एन इज़ ग्रेटर देन 99/4। अच्छा 99/4 का मतलब है 24 होल नंबर 3/4, है ना, 24 होल नंबर 3/4, तो मतलब n की वैल्यू इससे बड़ी है। जब n की वैल्यू इससे बड़ी है, एक्चुअली दिस इज 24 होल नंबर 3/4, और n जो है वो नंबर ऑफ टर्म है। नंबर ऑफ टर्म कभी भी फ्रैक्शन में, डेसिमल में नहीं हो सकता। तो अगर n की वैल्यू 24 होल नंबर 3/4 से बड़ी है, तो इसके बाद कौन सा नंबर आएगा जो कि एक होल नंबर हो, तो 24 होल नंबर 3/4 के बाद जो अगला होल नंबर आता है बच्चे, वो आता है 25। तो मतलब n की वैल्यू 25 है, मतलब कि फर्स्ट टर्म जो कि सीरीज़ का फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा वो होगा 25th टर्म। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। जी हाँ, ये क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ द आइडेंटिकल टर्म्स इन द सीक्वेंसेस। आपको देखिए बेटे दो सीक्वेंस दे रखे हैं, एक है ये रहा 1 5 9 13 17 एंड सो ऑन 197, और दूसरा है आपका 1 4 7 10 13 एंड सो ऑन 196। अब कह रहे हैं कि इन दोनों सीरीज़ का, इन दोनों सीक्वेंसेस का कौन सा जो टर्म वो आइडेंटिकल होगा, एक जैसा होगा। तो हमने मान लिया कि इन दोनों की जो nth टर्म होंगे, nth टर्म वो आइडेंटिकल होंगे, तो दोनों के nth टर्म हम इक्वल प्लेस कर देंगे और वहाँ से n पता कर लेंगे। उन्होंने तो बोला आइडेंटिकल, इन सीरीज़ के कौन से टर्म्स आइडेंटिकल होंगे, हमने मान लिया कि nth टर्म आइडेंटिकल होंगे, तो दोनों की टी एन निकालिए, दोनों को इक्वल प्लेस कर दीजिए, वहाँ से n पता कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कौन से टर्म आइडेंटिकल होंगे। बस ये हमारा टास्क है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। जी हाँ, देखिए 1 5 9 13 17 197 डॉट 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 एंड सो ऑन,
उसके बाद 1 4 7 10 एंड सो ऑन डॉट 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 196। मैंने बेटा इसका nth टर्म पता किया, तो nth टर्म का फॉर्मूला लगाया हमने a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए बेटा हमारे पास देखिएगा 1 है, n हमें पता करना है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है 5 माइनस 1 मतलब कि 4। इसका भी बेटा हमने nth टर्म पता कर लिया, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए 4 है, n पता करना चाहते हैं, और d हो गया 4 माइनस 1 मतलब कि 3। दोनों को इक्वल प्लेस कर दिया। देखिए 1 से 1 कट गया दोनों साइड से, ठीक है। यहाँ 4 का मल्टीप्लाई किया अंदर तो ये हो गया हमारे पास 4n माइनस 4। ऐसे ही 3 का मल्टीप्लाई किया अंदर तो हो गया 3n माइनस 3। अब n वाले टर्म से एक साइड कर लिए, कॉन्स्टेंट वाले टर्म से एक साइड कर लिए, तो 4n माइनस 3n इस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो 4n माइनस 3n विल बी n, और 4 इधर जाके प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 4 माइनस 3, और 4 माइनस 3 का मतलब 1। तो n की वैल्यू बेटा हमारे पास यहाँ पर 1 निकल कर आ गई, मतलब कि इसका जो फर्स्ट टर्म होगा वो आइडेंटिकल होगा। ये इसका सॉल्यूशन हो गया, छोटा सवाल था। इसके बाद देखिए बेटा 5th क्वेश्चन ने क्या हुआ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज गिवन बाय Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 2n। ये किसी AP के n टर्म्स के सम का फॉर्मूला हमको दे रखा है, n टर्म्स की वैल्यू हमको दे रखी है, n टर्म्स का एक्सप्रेशन हमको, n टर्म्स के सम का एक्सप्रेशन हमको दे रखा है, जो कि है 3n स्क्वायर माइनस 2n। n टर्म्स के सम का एक्सप्रेशन, ये बात याद रखिएगा, सम का, टर्म नहीं, सम। तो आपसे पूछा गया है कि आपको इसके फाइनिट्स शायद 100 लिखा है, हो सकता है 100, तो मैंने शायद 10 समझ लिया, इसको 10th लिखा है शायद। फाइंड इट्स 10th टर्म, आपको इसका 10th टर्म पता करना है, मतलब कि आपको Sn दिया हुआ है n टर्म्स का सम, और आपको 10th टर्म मतलब कि T10 पता करना है। T10 के लीजिए, A10 के लिए। बेटा देखिए एक बात और ध्यान समझिएगा कि टाइम देकर वीडियो देखिएगा, है ना, टाइम देकर देखिएगा, जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश मत करिएगा, टाइम देकर देखेंगे तभी आपको अच्छी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, ठीक है ना। तो आपको इसमें 10th टर्म मतलब कि T10 या फिर A10 पता करना है। एक ही बात है, दोनों ही सिंबल्स हैं जो कि हम 10th टर्म के लिए यूज़ करते हैं, और आपको Sn आपको दे रखा है, n टर्म्स का सम दे रखा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5। जी हाँ, देखिएगा, देखिए बेटा आपको Sn दे रखा है उन्होंने 3n स्क्वायर माइनस 2n। अगर हम इसमें इस इक्वेशन में अगर हम n की प्लेस पर 1 प्लेस कर दें, अगर हम n की प्लेस पर 1 डाल दें तो हमें पता चल जाएगा S1। S1 का मतलब क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म। अच्छा देखिए, सम ऑफ फर्स्ट टर्म कुछ नहीं होता, वो फर्स्ट टर्म ही होता है। सम ऑफ फर्स्ट टर्म या फिर फर्स्ट टर्म एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले कि इस इक्वेशन में n की प्लेस पर 1 प्लेस कर देना है। तो जब आप यहाँ पर 1 डालोगे तो आपको मिलेगा S1, एंड इट विल बी लाइक 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, ये आ गया ना। और मैंने भी क्या बोला कि फर्स्ट टर्म का सम कुछ नहीं होता है भाई, एक टर्म आपने लिख दिया लाइक 2, अब इसका सम क्या हो गया, तो खुद ही हो गया ना वो। तो फर्स्ट टर्म का सम कुछ नहीं होता, फर्स्ट टर्म ही होता है। तो 3 इंटू 1 स्क्वायर किया तो 3 आ जाएगा, एंड 3 माइनस 2 इज़ 1। तो मतलब इसका जो फर्स्ट टर्म का सम है, इनडायरेक्टली जो इसका फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास 1 निकल कर आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया। अब देखिए, अब हम n की प्लेस में यहाँ पर 2 डाल देंगे, तो इसमें 2 डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा S2 n की प्लेस पर 2 प्लेस कर दिया, S2 मतलब 2 टर्म्स का सम। तो S2 हमारे पास निकल कर आ जाएगा 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 3 ज़ा 12, और 2 2 ज़ा 4, और 12 माइनस 4 करेंगे तो 8 निकल कर आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया S2 मतलब कि 2 टर्म्स का सम। देखिए हमारे पास ये 2 टर्म्स हैं, एक ये और एक ये हमें पता चल गया, जो कि हमारे पास 1 आया है। तो 2 टर्म्स में से एक टर्म पता चल गया 1 आ गया, ठीक है ना। दोनों का जो सम है 2 टर्म्स का, वो अभी हमने निकाला, वो हमारे पास निकल कर आया बेटा, देखिएगा 8। तो 2 टर्म्स का जो सम है, एक है और एक है, इन दोनों का जो सम है वो तो 8 है, और उसमें जो फर्स्ट टर्म है 1 है। तो अगर दोनों टर्म्स का सम 8 है, उसमें से ये टर्म आपके पास 1 है, अगर आप ये पता करना चाहें तो कर सकते हैं ना, इसमें से आप इसको माइनस कर दीजिए। भाई दोनों टर्म्स का सम 8 है, उसमें से एक टर्म आपको पता है, तो अगर आप इन दोनों टर्म्स के सम में से इसको माइनस कर दें तो आपको ये पता चल जाए, जो कि आपका 7 निकल कर आ जाएगा। 8 माइनस 1 किया तो 7 निकल कर आ गया, ये हो गया आपका सेकंड टर्म। अब सीरीज़ का देखिए, फर्स्ट टर्म आपको पता चल गया 1, सेकंड टर्म आ गया 7। तो अगर आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे तो आपको डी पता चल जाएगा, और डी हमारे पास आएगा 7 माइनस 1 मतलब कि 6, डी भी आ गया। फर्स्ट टर्म भी है, डी भी है, आपको T10 पता करना है ना। देखिए ये आ गया ना, ये ठीक है। तो T10 का फॉर्मूला लगा दिया हमने, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो
तो a प्लस 10 माइनस 1 मतलब 9 हो गया, तो a प्लस 9d, डी हमारे पास 6 निकल कर आया था, तो 9 6 जा 54, 54 माइनस 1 54 प्लस 1 मतलब कि 55। ये इसका T10 मतलब कि 10th टर्म है। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर हो गया होगा सवाल अच्छे से। इसके बाद हमने किया हुआ बेटा देखिए 6 क्वेश्चन। क्या सेट कर रहा है देखिएगा, इफ़ द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 12, किसी एपी का जो थर्ड टर्म है वो 12 है, मतलब आपको T3 दे रखा है, T3 या A3 वो आपको दे रखा है बेटा उन्होंने कितना 12, एंड द सेवन्थ टर्म इज 24, T7 ये हमारे को दे रखा है उन्होंने 24। आपसे पूछा गया आप इसका 10th टर्म पता करके बताइए, मतलब T10 आपको पता करना है, ठीक है ना। तो T3 भी पता है और T7 भी पता है, आपको T10 पता करना है, मतलब कि 10 टर्म्स का सम। तो T3 का रिलेशन बनाएंगे, T7 का रिलेशन बनाएंगे, वहाँ से हम ए और डी पता करेंगे और ए और डी पता हो जाएगा, उसके बाद हमारा काम आसान हो जाएगा। देखिएगा ज़रा, देखिए T3 आपको 12 दे रखा है, T7 आपको 24 दे रखा है, तो T3 का मतलब है a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 12, ठीक है ना। तो 3 माइनस 1 मतलब ये 2 हो गया, इट विल बी लाइक a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई हमारी, ठीक है। हमको T7 भी दे रखा था 24, T7 का मतलब हो गया a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 6d इज इक्वल टू 24। अब हमारे पास देखिए दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, एक आगे a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, एक आगे a प्लस 6d इज इक्वल टू 24। दोनों इक्वेशन को हमने लिख लिया। बाय सॉल्विंग देम साइमल्टेनियसली वी विल गेट द वैल्यूज ऑफ a एंड d। हम यहाँ पर a और d की वैल्यूज़ को पता करेंगे, तो हमने दोनों इक्वेशंस को कर दिया माइनस, माइनस कर दिया, माइनस कर दिया और माइनस कर दिया, तो a से तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2d माइनस 6d करेंगे इट विल बी लाइक माइनस 4d, और 12 माइनस 24 करेंगे तो माइनस 12, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, आपको d पता करना है तो 4 के यहाँ पर डिवीजन कर लेंगे, 12/4 दैट इज 3 इज द वैल्यू ऑफ d। अब जब d आ गया तो d की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन प्लेस कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए भले, है ना। ऑन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1 इट विल बी लाइक a प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, तो 2 3 जा 6, 6 से जाकर माइनस करेंगे तो आपको a की वैल्यू 6 ही मिल जाएगी। अब a भी आ गया और d भी आ गया, आपको पता करना है T10, तो T10 का फॉर्मूला लगाया a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, तो मतलब कि a प्लस यानी a हमारे पास 6 है, 6 और 10 माइनस 1 हो गया 9 और d हमारे पास हो गया बेटा 3, तो 6 प्लस 9 इंटू 3 और 9 3 जा 54, सॉरी व्हाट आई एम सेइंग, 9 3 जा 27, 27 प्लस 6 यानी कि 33, हमारे पास इसका 10th टर्म निकल कर आ गया सीरीज़ का। तो मतलब कुल मिला के जो कंडीशन उन्होंने हमको दी थी थर्ड टर्म और 7th टर्म, इससे हमने दो इक्वेशंस ऑब्टेन कर लिए और उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने फटाफट से 10th टर्म फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि हमने पहले ए और डी को ऑब्टेन कर लिया था। जब ए और डी आ गया तो आसानी से हम इसका T10 या कोई भी टर्म या किसी भी टर्म का सम आसानी से निकाल सकते हैं अगर हमें ए और डी पता चल जाते हैं तो, ठीक है। इतनी बात हो गई। इसके बाद देखिए बेटा अगला सवाल जो है हमारा वो क्या स्टेट कर रहा है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस एपी। आपको एक एपी दे रखी है बेटा जो कि -1, -5/6, -2/3, -1/2 एंड सो ऑन -10/3। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस सीरीज, इस सीरीज़ में कितने टर्म्स हैं, है ना। आपको n पता करना है, तो देख कभी भी ये पता करना हो कि इस सीरीज़ में कितने टर्म्स हैं, तो क्या करेंगे बेटा कि जो लास्ट वाला टर्म है इसे आप Tn मान लीजिए, जो लास्ट वाला टर्म है इसे आप Tn मान लीजिए और वहाँ से n की वैल्यू ऑब्टेन कर लीजिए। n होता है नंबर ऑफ टर्म, आपने क्या किया कि लास्ट टर्म को Tn मान लिया, है ना, nth टर्म मान लिया और ये पता कर लिया कि कौन से नंबर का टर्म है, तो उतने ही टर्म से सीरीज़ में हो जाएंगे। तो ओवरऑल आपको क्या करना है इस काइंड के क्वेश्चन में बेटा कि आपको लास्ट टर्म को Tn मान लेना है। जब Tn आपके पास आ गया तो Tn का फॉर्मूला डालिएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और वहाँ से हम लोग n पता कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ जी बेटा देखिए क्वेश्चन हमारे पास है -1, -5/6, -2/3 एंड सो ऑन 10/3। हमने लिखा कि हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो a है, मतलब कि कॉमन जो हमारा a है वो -1 के इक्वल है। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकालेंगे तो -5/6 -1, तो -5/6 -1 करेंगे तो प्लस हो जाएगा ये,
तो -5/6 + 1 हो गया है। एलसीएम लेके सॉल्व किया तो हमें मिलेगा ये 6 - 5/6 मतलब कि 1/6, तो डी भी आ गया। अब हमें क्या करना है, लास्ट वाले टर्म को हमें टी एन मान लेना है। तो देखिए लास्ट वाले टर्म को टी एन मान लिया और ये पता कर लिया कि कौन से नंबर का टर्म है, तो वही हमारा एन कहलाएगा। टी एन की वैल्यू डाल दी, a + n - 1 × d इज इक्वल टू 10/3। ए कितना है बेटा हमारे पास, देखिएगा -1, एन हम पता करना चाहते हैं, डी हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना है 1/6, तो हमने डी के प्लेस पे लिख दिया 1/6। अब देखिए क्या करेंगे, ये -1 इधर जाए प्लस हो जाएगा, इट विल बी लाइक n - 1 × 1/6 इज इक्वल टू 10/3 + 1। ये आ गया, देखिए दोनों के एलसीएम लेकर सॉल्व किया इन दोनों को, तो हो गया हमारे पास से 13/3। n - 1 × 1/6 इज इक्वल टू 13/3। अब क्या होगा बेटा, इस 6 का मिस एंड मल्टीप्लीकेशन, जस्ट सिंप्लीफिकेशन चल रहा है, मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, इट विल बी लाइक 13/3 × 6। 3 से इस 3 से ये हट गया 2 टाइम्स, और 2 × 13 करेंगे, 2 × 13 विल बी इक्वल टू 27। ये हमारे पास n की वैल्यू निकल कर आ गई, दैट देयर विल बी 27 टर्म्स इन दिस सीरीज, और इसका जो 27 नंबर का टर्म जो होगा वो लास्ट टर्म होगा, दैट विल बी 10/3। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं इस क्वेश्चन में। इसके बाद देखिएगा 8th। If x, y, z are in AP, then prove that then show that x plus 2y minus z, x plus z minus y and z plus 2y minus x, ये जो एक्सप्रेशन है ये 4xyz के बराबर है, शो करके बताइए अगर xyz AP में है तो। देखिए अभी हम लोग बात कर रहे थे इफ़ 3 टर्म्स आर इन AP, अगर 3 टर्म्स AP में होते हैं तो रिलेशन क्या होता है कि बीच वाले टर्म का ट्वाइस, अभी हमने पढ़ा भी था पहले, इफ़ A, B, C आर इन AP, तो रिलेशन क्या होता है बेटा, देखिए 2B इज इक्वल टू A + C। पीछे बात कर रहे थे ना अभी हम लोग कि अगर A, B, C AP में है तो 2B इज इक्वल टू A + C होता है। ठीक है ना। अब देखिए ये बात यहाँ पर है, अगर हमारे पास सवाल में XYZ AP में है तो 2y इज इक्वल टू होगा x + z। इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये है कि आप 2y की जगह पर x + z भी लिख सकते हैं, और अगर रिक्वायरमेंट हो तो आप x + z के प्लेस पर 2y भी लिख सकते हैं, तो दोनों ही बातें हैं। तो इस सवाल में देखिए ध्यान दीजिएगा, इस सवाल में ध्यान दीजिएगा, 2y की जगह पर x + z लिखेंगे, और जहाँ पर x + z होगा वहाँ पर हम 2y भी लिख सकते हैं, और इसे हम 4xyz के बराबर शो भी करेंगे। ठीक है, जरा देखिएगा, देखिए इफ़ XYZ आर इन AP, तो रिलेशन क्या होगा कि 2y इज इक्वल टू x + z, और हमें शो करना है कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है 4xyz के इक्वल है। बिल्कुल करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, LHS हम लोग लेकर चल रहे हैं, तो ये जो 2y बीच में आपको दिख रहा है इसके प्लेस में हम लिख सकते हैं x + z, हमने लिख दिया। ये अपना x देखिए एज इट इज़ है, z भी अपना एज इट इज़ है, बस हमने क्या किया है कि 2y की जगह पर हमने लिख दिया x + z बिकॉज ऑफ दीज 3 टर्म्स आर इन AP। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आते हैं। देखिए यहाँ पर हमको दिख रहा है x + z, ये ना, तो x + z की जगह पर हम लिख सकते हैं 2y। भाई देखिए x + z के ऊपर 2y भी लिख सकते हैं, और ज़रूरत हो तो 2y के ऊपर x + z भी लिख सकते हैं, दोनों ही बातें ठीक हैं ये, ठीक है ना। तो x + z के प्लेस पर 2y लिख दिया, और ये जो -y है वो देखिए -y है एज इट इज़। और अगले टर्म की बात करते हैं, यहाँ पर है 2y बीच में, तो 2y के ऊपर फिर से x + z लिख दिया। ये देखिए हमारा z जो एज इट इज़ है, x भी अपना देखिए एज इट इज़ है, और ये जो 2y इसके ऊपर हम लिख दिया x + z, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यहाँ पर देखिएगा z से z हो गया हमारा कैंसिल, ये हो गया अपना देखिए 2x, 2y में से y माइनस करेंगे तो y आ जाएगा, यहाँ पर देखिए x हो गया कैंसिल, z + z मिलकर हो गया 2z। अच्छा मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखिए 2 का जब 2 से तो हो जाएगा 4, साथ में आ जाएगा x, y और z, तो हो गया इसका हमारे पास सॉल्यूशन, हैंस प्रूव्ड। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, क्लियर हो गया होगा सवाल अच्छे से। चलिए एक और क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, 9th क्या स्टेट कर रहा है। ठीक है, देखिए 9th क्वेश्चन है बेटा, इफ x, 2x + 1 and 4x - 1 आर द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP, देन फाइंड द 4th टर्म ऑफ द AP। मतलब ये 3 टर्म्स हैं, एक तो x, एक 2x + 1, एक 4x - 1 है, ये तीनों ही AP में है,
तो अगर देखिए अभी हम बहुत अच्छे से क्लियर है कि अगर इफ 3 टर्म्स आर इन ए पी तो बीच वाले टर्म का ट्वाइस इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड, है ना। और आपको इसका फोर्थ टर्म पता करना है, याद रखिएगा 44 आपको पता करना है। और 3 टर्म्स ए पी में आपको दे रखे हैं, तो देखिए हमको बहुत अच्छे से पता है कि अगर 3 टर्म्स ए पी में होते हैं तो बीच वाले टर्म का ट्वाइस इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड होता है, ठीक है ना। उस कंडीशन को यूटिलाइज करेंगे, वहाँ से टर्म्स पता करेंगे, और टर्म्स पता चल गया तो हमारा सारा काम आसान हो जाएगा। देखिए इफ़ x, 2x + 1, 4x - 1 आर इन ए पी तो बीच वाले टर्म का ट्वाइस इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड, ये हो गया, ठीक है। अच्छा 2 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसके अंदर तो हमें मिलेगा 4x + 2 और ये हो गया x + 4x मतलब कि 5x - 1। अच्छा अब ध्यान दीजिएगा ज़रा, देखिए ये जो 4x इस 4x को मिला के माइनस कर दिए मतलब कि 5x - 4x तो x बचेगा, ये रहा x, और ये वाला जो 1 है 1 इधर जाके प्लस हो जाएगा तो 2 + 1 मतलब कि 3, तो x की वैल्यू हमारे पास 3 निकल कर आ गई। तो जो फर्स्ट टर्म है वो तो होगा बेटा, देखिए x की वैल्यू कितनी आगे निकल कर 3, तो फर्स्ट टर्म तो 3 ही हो गया। सेकंड टर्म हो गया, यहाँ पर आप 3 प्लेस कर दीजिए x की जगह पर, तो 2 × 3 + 1 तो 2 3 जा 1, 6 + 1 मतलब कि 7। उसके बाद इस टर्म की बात करेंगे तो यहाँ पर n के प्लेस पर 3 डाल दीजिए तो आपको मिलेगा 4 × 3 - 1 तो 4 3 जा 12 -1 भी करेंगे तो हमें मिलेगा 11, ठीक है ना। अच्छा अब ध्यान दीजिएगा, देखिए इन दोनों में 4 का डिफरेंस है, इन दोनों में भी 4 का डिफरेंस है, तो एक ऐसी एपी बन रही है जहाँ पर आपको 4 4 का कॉमन डिफरेंस लेकर चलना है। तो ये अगर 11 है तो आप इसमें 4 प्लस कर देंगे, देन यू विल गेट द फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म हमारे पास इसका 15 निकल कर आ जाएगा और ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए सवाल में। चलिए इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। द फर्स्ट एंड द लास्ट सम ऑफ एन ए पी आर 1 and 11। फर्स्ट सम हो गया हमारे पास 1, लास्ट सम मतलब कि एल, फर्स्ट हमको दे रखा है 1 तो ए हमको दे रखा है 1 और लास्ट सम मतलब कि एल हमको दे रखा है उन्होंने 11, तो फर्स्ट सम भी है और लास्ट सम भी है। और सम ऑफ द एन टर्म्स भी हमारे पास है 36, मतलब एस एन भी हमारे पास है 36, एस एन भी है, ए भी है, एल भी है, एंड व्हाट दे आस्किंग फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। आपको नंबर ऑफ टर्म्स मतलब एन पता करना है, ठीक है, एन पता करना है। तो देखिए एस एन का फॉर्मूला होता है बेटा हमारे पास, हमने 2 फॉर्मूला पढ़े थे, एक तो पढ़ा था n/2 2a + n - 1 × d, एक तो ये फॉर्मूला था, दूसरा फॉर्मूला था बेटा n/2 a + l, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, है ना। एस एन हमारे पास है ना, जो कि हमारे पास 36, एन हमको पता करना है और ए भी है हमारे पास, ए बेटा हमारे पास देखिएगा 1 और जो एल है लास्ट सम वो है हमारे पास 11। तो करते हैं सॉल्व और पता करते हैं एन की वैल्यू। हाँ जी बेटा, देखिए एस एन हमको दे रखा है 36, एस एन का फॉर्मूला लगाया n/2 a + l, एन हमें पता करना है तो हमने एन को एन ही रखा हुआ है, /2 एज इट इज़ है, ए मतलब कि फर्स्ट सम 1 था और लास्ट सम हमारे पास 11 था, तो 1 + n हो गया 12, ये हो गया हमारे पास n/2 × 12, ठीक है। अच्छा n/2 × 12, 2 से हट गया आपका 6 टाइम्स और 6 का था देखिए डिवीजन कर दिया, देन n विल बी इक्वल टू 36/6 मतलब कि n = 6 हमारे पास इसका सॉल्यूशन निकल कर आ गया। तो छोटा सवाल था, देखा जाए तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं इसके अंदर। और उसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग 11th। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, आपको इस सीरीज का सम पता करना है और सीरीज बेटा आपको दे रखी है उन्होंने 4 + 7 + 10 एंड सो ऑन 100 टर्म्स तक। आपको S100 पता करना है, S100 का फॉर्मूला लगा देंगे, एस एन का फॉर्मूला होता है ना n/2 2a + n - 1 × d, तो उसमें ही बस n के प्लेस पर 100 डाल देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा इसका। देखिएगा ज़रा सॉल्यूशन, ये हमको देखिए बेटा, देखिए AP 4 + 7 + 10 एंड सो ऑन अप टू 100 टर्म्स आपको सम पता करना है। ये तो देखिए बेटा हमारे पास 4 है और अगर हम D की बात करें तो 7 - 4 मतलब कि 3 निकल कर आ जाएगा।
एस एन का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन हमारे पास 100 है, एज यू नो 100 टर्म्स का सम निकालना है इस वजह से। तो एस 100 इज इक्वल टू क्या कर देना है बेटा आपको, बस एन के प्लेस पर 100 डाल देना है, ए के प्लेस पर 4 और डी के प्लेस पर 3। तो देखिएगा 100/2 हो गया, 2 इंटू 4 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, डी हमारे पास देखिएगा 3 है। ठीक है, सारी वैल्यू यहाँ पर डाल दी। 100/2 का मतलब 50 हो गया और 2 4 8 हो गया। 100 माइनस मतलब 99, 99 इंटू 3 करेंगे तो 297। तो 297 प्लस 8 हो गया 305, 305 इंटू 50 कर देंगे तो 15250, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन निकल कर आ गया, जो कि हो गया एस 100 टर्म्स का सम। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन निकल कर आ गया। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गया वो सवाल, बहुत अच्छे समझ में भी आया होगा। ठीक है, देखिए इतने आप प्रैक्टिस करिएगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो देखिए आपको मिल जाएगी जल्दी ही, शायद से कल। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्वेश्चन लगाते रहिएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।